हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल राघव कोच। आज के सेशन में अपन लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट के। कंसाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये बुकलेट है। जिन स्टूडेंट्स ने बुकलेट परचेज की हुई है उनके पास तो ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। जिन्होंने बुकलेट परचेज नहीं करी है उनके लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो परचेज कर सकते हैं। वहां से इन क्वेश्चंस को आप एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस डाले हैं बहुत सारे सोर्सेज से, स्कैनर वगैरह से भी डाले हैं क्वेश्चन। इसके अलावा भी हम लोग एमटीपी और स्कैनर करेंगे, बट हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे जो बुकलेट मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसके अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को कवर करेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके एंड हो रहे हैं बुकलेट में, उसके बाद से ये स्टार्ट है। बुकलेट में कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट है ग्रुप ज्ञान का प्रटारा से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। पहला क्वेश्चन क्या है? डेल क्रेडिट कमीशन इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज जनरली पेएबल ऑन। तो मैंने आपको ये समझाया था, तो मैं पहले ना इसको जूम कर लूँ, वरना ना ऐसा रहेगा कि आंसर नीचे ही दिख जाएगा। ठीक है, अब सही है। तो क्वेश्चन ये है कि कंसाइनमेंट जो होती है हमारी कमीशन, वो किस पे पे की जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट के अंदर तीन तरीके की कमीशन होती है। एक होती है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होती है ओवर राइडिंग कमीशन, और एक होती है डेल क्रेडिट कमीशन। जिसमें से ये फर्स्ट और थर्ड कमीशन टोटल सेल्स पे काउंट की जाती है और ये सरप्लस पे करी जाती है। तो आपको याद होगा ये टोटल सेल्स पे काउंट करी जाती है डेल क्रेडिट कमीशन। मन अंदर से धक 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 सर मन यहाँ होता है, लेकिन मन दिल में भी होता है बेटा। इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि दिल ऐसा करता है कि टोटल सेल्स के ऊपर ना लगा के क्रेडिट सेल्स के ऊपर लगा दे, क्योंकि क्रेडिट डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन तो क्रेडिट सेल्स की रिकवरी के लिए दी जाती है ना। लेकिन नो, आंसर इस ये टोटल सेल्स के ऊपर प्रोवाइड करी जाएगी। हालांकि इसका पर्पस खाली और खाली क्रेडिट सेल्स की रिकवरी कराने से ही है, और कुछ नहीं है। ये बात क्लियर हुई? इसका इसका आंसर देख लो पहले तुम। टोटल सेल्स है। ठीक है। मुझे ना इस बुकलेट को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा तो आप ना सॉल्यूशन ना टिप पाओ। ना ना, आप पहले से पहले सॉल्यूशन देख लोगे ना तो दिक्कत रहेगी। चलो, आपको एक बात याद रखनी है, सॉल्यूशन नहीं देखने। सॉल्यूशन जब भी देखने हैं जब मैं बोलूँ, मतलब सॉल्यूशन देखने नहीं है, बेसिकली देखने ही नहीं है। मैं कराऊंगा जब भी आप करोगे। ठीक है। देखो, वैसे मैंने सॉल्यूशन ना नीचे ही दिए हुए हैं, ये नीचे ही दिए हुए हैं, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। क्योंकि एग्जाम के पहले क्या होता है, मैंने भी फील किया है कि जैसे क्वेश्चन लास्ट में दिए रहते हैं ना जब, तो हम लोगों को लास्ट से देख देख के टिक लगाना पड़ता है कि हाँ यार इसका ये आंसर था, ये आंसर था, नजर मारने के लिए। तो वो चीजें ना हो, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आपको सारे आंसर क्वेश्चन के नीचे ही मिलेंगे, बट बी फेयर विद योर सेल्फ, विद योर प्रिपरेशन, विद योर सीएमए डिग्री प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है इनमें से? कंसाइनमेंट के रिलेटेड क्या करेक्ट नहीं है? पहली चीज, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग रियलाइजेशन बेसिस पे होती है या नहीं, ये पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रियलाइजेशन बेसिस? सबसे पहले तो ये बताओ। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन और एक्रुअल दो कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट? इसको हम लोग कैश बेसिस भी बोलते हैं। एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस ये आपने पढ़े रहे होंगे बचपन में। ठीक है। एक्रुअल बेसिस मतलब क्या होता है? यू हैव टू अकाउंट। ठीक है, जो चीज नहीं भी हुई उसके लिए भी अकाउंट कर लो। कैश बेसिस जब वो आया जब ही रिकॉर्ड करो। जैसे के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट एक्रुअल और कैश बेसिस का। ठीक है सर, एक मिनट रुको, कहीं मैं नोट्स ना मिटो दूँ आपके कहीं कोई। नहीं, मैंने ये तो आपको राइटिंग करने के लिए बोल ही दिया था, दिस इज नथिंग। अब देखो, एक्रुअल क्या होता है? एक्रुअल वो चीज होती है जिसमें बोला जाता है यू हैव टू रिकॉर्ड वेदर कैश इज एक्चुअली पेड और रिसीव्ड। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सैलरी है सर, एक एम्प्लॉय की सैलरी है जिसकी सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ है। अब आपने साल के दौरान उसको सिर्फ 10,000 रुपये दिए, बनते कितने थे? 12,000। तो एक्रुअल सिस्टम ये कहता है कि आप 10,000 रिकॉर्ड करो सैलरी के नाम से,
और नीचे एक चीज लिखो जो आप बचपन से लिखे आ रहे हो, आउटस्टैंडिंग, और पूरी सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 से दिखाओ। तो एक्रूअल सिस्टम ये बोलता है कि आपको उन खर्चों को भी रिकॉर्ड करना है जो इस साल के हैं, चाहे पे करे हो या ना करे हो। तो मतलब कैश से लेना देना कुछ भी नहीं है, आपको बस रिकॉर्ड करना है उसको। तो आउटस्टैंडिंग के नाम से आप 2,000 रुपये रिकॉर्ड करते हो, इसी ही तरह से आप इनकम को भी रिकॉर्ड करते हो अक्रूड इनकम की तरह। जैसे मान लो आपको किसी से पैसे लेने थे, मतलब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से पैसे आपको मिलने थे, आपने 80% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया जिसका पैसा बनता है 1 लाख रुपए, लेकिन उस पार्टी ने 80,000 ही पे किया आपको। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है क्योंकि ये इस साल का ही 1 लाख रुपए पैसा है, आप इसको अक्रूड इनकम के नाम से दिखाओ, मतलब जो इनकम कमा ली है बट रिसीव नहीं हुई है उसके नाम से दिखा के आप 1 लाख रुपए पूरा का पूरा इनकम दिखाओ। और रियलाइजेशन बेसिस सिंपल इसका उल्टा है। रियलाइजेशन बेसिस ये कहता है कि भाई अभी 20,000 मिले तो नहीं है ना, तो इसलिए 80,000 से ही दिखाओ खाली। और ऐसी सैलरी में भी बोलता है कि जितना आपने पे किया है, मतलब जितना कैश गया है सिर्फ उतना दिखाओ, जितना कैश आया है सिर्फ उतना दिखाओ। तो आपको क्या लगता है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट जो होती है कि वो रियलाइजेशन पे होती है या कैश बेसिस पे होती है? तो आपको एक बात याद रखनी है, रियलाइजेशन या कैश एक ही होता है। रियलाइजेशन या एक्रूअल, ये बारे में आप सोचो जब तक हम लोग और ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है सर, इसके बाद क्या है ऑप्शन? द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या ये बात आपको कुछ कुछ याद आ रही है? मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट में कंसाइनी और कंसाइनर का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एजेंट का होता है। मतलब कंसाइनर प्रिंसिपल होता है, मतलब ओनर ऑफ द गुड्स होता है, कंसाइनी इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड, मतलब जब आपने कमीशन दी है, द लॉस ऑफ द बैड डेट विल बी बोर्न बाय कंसाइनी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जब आपने कमीशन दे दी तो लॉस कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। ये तो बहुत सिंपल और इजी बात है, ये आपको पहले से ही पता है कि डेल क्रेडिट कमीशन देने के बाद सारे खर्चे, मतलब जो भी नुकसान होता है उधार का पैसा रिकवर ना होने से, वो कंसाइनी बियर करता है। इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस एज कंसाइनमेंट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो मैंने सॉल्यूशन पढ़ दिया यार। डी कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने सॉल्यूशन पढ़ दिया गलती से, सॉल्यूशन इसका मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे तो। आप समझ गए हैं कि कंसाइनमेंट जो होता है वो रियलाइजेशन बेस के ऊपर नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है, ये बात याद रखना। कंसाइनमेंट में आपको पता होगा हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं ना, दुनिया की जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं, एक बात याद रखो, वो अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। किस पे करते हैं? अक्रूवल बेसिस पे। सिर्फ एक टाइप की अकाउंटिंग होती है जो कैश बेसिस पे होती है, वो एनपीओ में होती है एक तो, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है। बस इन दो जगह पे होती है जहाँ पे हम लोग कैश में जो है वो डीलिंग करते हैं। ठीक है, वरना सारे अकाउंट्स अक्रूवल बेस पे ही बनाए जाते हैं। चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कंपनी लो हो, किसी में भी एक्रूवल बेस पे बनाए जाते हैं। तो कंसाइनमेंट उनसे अलग नहीं है। तो कंसाइनमेंट में अकाउंट्स बनाए जाते हैं एक्रूवल बेस पे। तो रियलाइजेशन जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज इनकरेक्ट। बाकी तीनों क्योंकि ठीक है। कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ये भी ठीक है। डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन देंगे तो कंसाइनी बियर करेगा लॉस, ये भी ठीक है। और ओनर का रिलेशनशिप, कंसाइनर और कंसाइनी में रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट का होता है, ये भी एकदम ठीक बात है। तो फर्स्ट बात ऐसे भी गलत है और वैसे भी गलत है, मैंने आपको बता दिया उसका रीजन भी। विच इज विच टर्म इज, एक सेकंड रुको, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट, मतलब इन सब में से कौन सी टर्म जो है वो कंसाइनमेंट में कंसिडर करी जाती है? हे भगवान, ये क्या चीज हो रही है आज मेरे साथ। चलो, आंसर देख लोगे तो कोई बात नहीं, यू आर नॉट ट्रू विद योर सेल्फ, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे राइटिंग पैड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट हम लोग क्वेश्चन समझेंगे बिना सॉल्यूशन देखे प्लीज। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, अभी अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो आपकी रोक के, आप समझो मेरी बातों को। मैंने क्या किया, सारी चीजों को ब्लैक कर दिया, सारे आंसर को ब्लैक कर दिया। कर लो आप जितना चीटिंग करोगे, अब चीटिंग नहीं कर पाएगा कोई भी। चलो, अब चीटिंग क्योंकि नहीं कर पाएंगे इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट में इनमें से कौन सी टर्म को हम लोग कंसिडर करते हैं? सेल ऑफ गुड्स, हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स, शिपमेंट ऑफ गुड्स, या मोर्टगेज ऑफ द गुड्स? देखो, सबसे पहली बात समझ लो एक चीज, मोर्टगेज क्या होता है? गिरवी रखना किसी भी चीज को। गिरवी का हमारा इस चैप्टर में कोई लेना देना है क्या? आंसर इज नो। हाइपोथेटिकेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को अगेन गिरवी रखे बिना भी उसको आप पैसे ले लो, इसको बोलते हैं हायर परचेज। मतलब अगर आप कोई स्कूटी खरीदते हो,
ईएमआई पे, तो वो एक हाइपोथेटिकेशन पे होती है, उसका जो ओनर होता है वो कोई और होता है, बट वो आपको अलाउ करता है कि जब तक आप ईएमआई पे कर रहे हो आप उसको यूज कर सकते हो। शिपमेंट ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट में कंसिडर किया जाता है। एप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट, सर सेल भी तो किया जाता है, सर सेल भी तो किया जाता है। सेल इज नॉट अ नॉर्मल टर्म इन कंसाइनमेंट, क्योंकि सेल सेल कौन करता है? कंसाइनी करता है। हम लोग क्या करते हैं एज अ कंसाइनर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिपमेंट करते हैं, राइट। तो यही आंसर है इसका। पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे सेल और शिपमेंट में, इसलिए याद रखना शिपमेंट है आंसर इसका। ठीक है, मैं आंसर मिटो भी रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको दिखे भी कि हाँ आंसर शिपमेंट ऑफ गुड्स है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ नेचर। आपको पता है ना कि हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसका नेचर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल, रियल और सेल्स अकाउंट कौन से होते हैं? तो आपको एक बात याद रखनी है बेसिक बेसिक अकाउंट से, कि नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो प्रॉफिट या लॉस बताते हैं, राइट। प्रॉफिट या लॉस बताए वो नॉमिनल अकाउंट है, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, राइट। और रियल अकाउंट वो होते हैं जो असेट बताते हैं। सेल्स अकाउंट तो आपको पता ही है, सेल्स अकाउंट अलग होता है, ये पर्सनल अकाउंट ही एक होता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। और ए पर्सनल अकाउंट ऑप्शन है, पर्सनल अकाउंट जिसे मिस्टर एक्स का अकाउंट। तो मैंने आपको जब सिखाया था स्टार्टिंग में कंसाइनमेंट, मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट वो एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर आप सारा एक्सपेंस डालोगे और सेल्स, यहाँ पे मतलब इनकम डालोगे। तो आपको क्या समझ में आया कि जहाँ पे हम एक्सपेंस और इनकम को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे क्या निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट या तो लॉस। तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये बात याद रखना। मैं आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझा के कामली समझा के चल रहा हूँ। मेरी आप सबसे दिल ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करके हर एक चीज को अच्छे से समझे। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से डिट्टो छप जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना कि सर हमने ये थ्योरी क्वेश्चन छोड़ दिया था। द अबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू। अब देखो ये क्वेश्चन ना घुमा घुमा के पूछते हैं आपसे, जनरल एंट्री जिस बच्चों को याद होगी वो इसको आंसर कर देगा। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सभी को पता है, अबनॉर्मल लॉस जो भी ट्रांसिट में हो गया है, ऐसा लॉस जो सिर्फ और सिर्फ आपको हुआ है। तो इस लॉस को बियर कौन करेगा, बस ये बात याद रखो, इसको कौन बियर करेगा, कंसाइनी करेगा या नर करेगा? भाई ट्रांजिट में था आपका ट्रक जिससे आपने माल भेजा था, उसमें आग लग गई, माल जल गया, तो वो नी का लॉस है या नर का लॉस है? तो आपको पता है हर लॉस किसका होता है, नर का होता है। और नर कौन सा अकाउंट बनाता है सिर्फ? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है? नहीं बनाता। कंसाइनी अकाउंट बनाता है? सर बनाता तो है, लेकिन जब उसको लॉस अपोर्शन नहीं करना तो वो उसमें क्रेडिट क्यों करेगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हम तो बनाते नहीं है। तो बचा कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट। और मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि कंसाइनर मेनली सारा काम किससे करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट से, राइट। कंसाइनमेंट अकाउंट से करता है। और आपको पता है लॉस क्या होते हैं, लॉस सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट इसकी एंट्री बनेगी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट इसका आंसर है। ऑन रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर द कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट्स। जब उसको रिसीव होते हैं गुड्स, जब रिसीव होते हैं गुड्स, किसको, कंसाइनी को, तो वो क्या एंट्री पास करता है? ये फर्स्ट एंट्री अगर भूल गए ना तो बहुत बेकार हो जाएगा आपकी, समझ लेना। मैंने आपको बताया था नर और नी के बुक्स में एंट्री, राइट है। और उसमें मैंने सबसे पहले बताया था गुड सेंड का, गुड सेंड का बताया था एंट्री नर की किताबों में और नी की किताबों में। तो याद करो क्या मैंने एंट्री बताई थी। जिस बच्चे ने एंट्री बताई ना उसको तो बहुत चाटे पड़ने चाहिए। चाटे पड़ने चाहिए सर, क्योंकि कंसाइनी अपनी बुक्स के अंदर गुड्स रिसीव करने की कोई भी एंट्री नहीं करता, ये बात याद रखना। परचेस अकाउंट क्यों करेगा, उसकी परचेस तो है नहीं। गुड्स अकाउंट क्यों करेगा, कंसाइनर अकाउंट क्यों करेगा? नन ऑफ दीज है। गुड्स का ओनर कौन होता है कंसाइनमेंट में, सीधे बात है, तो नर होता है। सेलर ऑफ द गुड्स बिल्कुल नहीं, कंसाइनर होता है, ठीक है, कंसाइनी नहीं होता, कंसाइनर होता है। नी नहीं होता, एजेंट नहीं होता, कंसाइनर होता है, ओके। इसके बाद अ पीरियोडिक स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय कंसाइनी टू नर, ये बात याद रखना। मैंने आपको दो स्टेटमेंट सिखाई थी, नी टू नर एक स्टेटमेंट जाती है, ठीक है, और नर टू नी एक स्टेटमेंट जाती है। नी टू नर कब जाती है, जब सेल्स हो जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स। समझ में आया, क्योंकि सेल्स वाली स्टेटमेंट होती है इसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन शुड बी द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। आप कब मानोगे कि आपको पैसा मिल गया, जब माल बेच दिया जाएगा, सिंपल बात है। भाई देखो तीन चार स्टेजेस हैं। पहली बात, क्या आपने जब गुड्स भेजे, गुड्स सेंड किए, क्या कभी ही जब ही आप रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लोगे क्या? क्या आप जब भी रिकॉर्ड कर लोगे रिवेन्यू को? आंसर इज नो। तो हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कब करते हैं, हम सेल्स रिकॉर्ड कब करते हैं, जब वो सेल्स कंसाइनी किसी थर्ड पार्टी को बेचते।
तो इसलिए इसका आंसर है सी। आपको रटना कुछ नहीं है भाई, मेरे साथ साथ लॉजिकली आप चीजें समझो और करो। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड देन सच इन सच अ केस हु शैल बियर द लॉस, तो कंसाइनी लॉस बियर करेगा जब हम कमीशन दे रहे हैं उसको, तो भाई ठीक है। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड देन इन सच केस द अकाउंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है। बोला जा रहा है जब हमने डेल क्रेडिट कमीशन दे दी है, उस सिनेरियो के अंदर, उस सिनेरियो में कंसाइनर, नी नहीं नर, कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा, डेबिट कौन सा अकाउंट करेगा वो। तो आपको एक बात याद रखनी है कि वो कोई सा अकाउंट डेबिट नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि कंसाइनर को कुछ लेना देना नहीं है, जब आपने कमीशन दे दी तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब 12वें क्वेश्चन से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हैं। ठीक है, 12वें क्वेश्चन से हमारे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझना और मेरे साथ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेरियो सारे। ठीक है, 1 लाख रुपए के गुड्स थे, मिस्टर सचिन उसने फ्रीट पे किया 4500, 500 रुपए, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 15% है। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू कितनी रहेगी इसमें ये बताना है हमको। तो सिंपल, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, बहुत सिंपल सा केस है, इसके अंदर कुछ ज्यादा करना नहीं है। नंबर 12 देखो, आईपी क्या होगा, आईपी इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो कॉस्ट आपका क्या है, 1 लाख प्लस 4500 प्लस 500, राइट सर, इसमें 15% जोड़ दो, तो आपका 1,20,750 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से जो गुड्स गया वो कितने का बैठा, 1 लाख प्लस 4500 प्लस 500, 1,05,000 का बैठा, उसके अंदर आप 15% जोड़ दो, 1,20,750 का बैठेगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो अब। एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 3,60,000 रुपए, 3,60,000 के गुड्स भेजे हैं, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल्स। द कंसाइनर आस्क्स कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू का 60% बताना है। तो सबसे पहले तो आप सेल्स वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे सेल्स वैल्यू कितना आएगा, सेल्स वैल्यू आपका कितना आएगा, 3,60,000 प्लस 25%, ये लेकिन सेल्स के ऊपर है, दिस इज ऑन सेल्स। तो आपको सेल्स पे तो चाहिए नहीं, आपको किस पे चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए कॉस्ट पे, क्योंकि भाई ये तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे है तो कॉस्ट का परसेंटेज भी होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे और करा देता हूँ, दिस इज नोन एज कन्वर्जन टेबल। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जन टेबल। आप सभी को पता है कन्वर्जन टेबल एक टेबल होती है जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट पे अगर कोई प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो सेल पे कितना होगा ये निकालना सीखते हैं। तो जैसे इसमें कॉस्ट पे दिया हुआ है कितना परसेंट, 25%, तो वो सेल्स पे कितना होगा वो निकालना सीखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बताता हूँ ये होता कैसे है। जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है, राइट। तो अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट जिस भी चीज पे दे रखा है, जैसे कॉस्ट पे 25% दे रखा है तो उसको ही 100 मानो, उसका 25% निकालो तो सेल हो गई 125। तो अगर आपको कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ये 25% हुआ। अगर यही सेल पे निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 25/125 करके, क्योंकि यही 25 का प्रॉफिट, 125 का कितना परसेंट है, 20%, और यही 25 100 का कितना परसेंट है, 25%। तो सेल के ऊपर कितना होगा, 20%। इसी तरह अगर यहाँ 20 होता तो 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, तो 120 का कितना परसेंट है, 16.66%। तो आपको ये रटवा तो हर कोई देगा, लेकिन ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये कोई नहीं बताने का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको याद रखें। अच्छा, अगर यहाँ पे कॉस्ट पे 33.33% है तो इसके ऊपर 25 होगा। सर ये कैसे आया, ये देखो, 100 प्लस 33% इक्वल टू 133। तो 133 का कितना परसेंट है, 24.8 समथिंग आएगा, तो 25% ही मान लो आप। ठीक है, तो ये कन्वर्जन टेबल आपको याद रखनी है। इसमें और भी परसेंटेज आप खुद ही बना के लिखना, कॉपी में बना लो, इसको लिखते रहना इसी वाले फॉर्मूला से जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। तो इसमें कॉस्ट का कितना दे रखा है, आपको दे रखा कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल्स। तो अगर 25% ऑन सेल्स है तो आपका कॉस्ट पे कितना परसेंट होगा, 33% होगा। 33% कितना हो गया, आप सभी को पता है 33.33% जाता है वो, या ऐसे बोलते हैं इसको 33 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 33.33% कैसे आया, पहले तो ये समझ लो, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है। इधर से इसको मल्टीप्लाई करो,
इधर से इसको प्लस करो। 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो 100/3। 100/3 कर लो आप, 100/3 हो गया 33.3333333। ठीक है, अब आपको बताना है कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना हुआ? कॉस्ट के ऊपर हुआ सर आपका 1/3। तो 3,60,000 प्लस 1,20,000, इसका 60% आपको निकाल देना है। तो आपका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट इक्वल टू 3,60,000। ओके सर, 3,60,000 है। इसके अंदर आप क्या जोड़ोगे? कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल्स है, तो सेल्स के ऊपर 25% है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा? सेल के ऊपर 25% है, तो देख लो, सेल के ऊपर 25% है तो कॉस्ट के ऊपर कितना हुआ? 33%। तो इसका 1/3 प्लस करेंगे, 1,20,000, तो 3,60 1,20 कितना हो गया? 4,80 हो गया। तो आपका यहाँ पे सेल वैल्यू कितना हो गया? सेल वैल्यू 4,80,000 रुपये हो गया। 4,80,000 का 60% आपको निकालना है, तो आपका आ गया 288। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है, 288 आएगा भाई। ये इसको 288 कर लो, सोल्यूशन इसमें गलत दे रखा है। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऑन कॉस्ट होता, या अगर सेल ना होके ऑन कॉस्ट होता, तो फिर इसका आंसर हमारा 270 होता। फिर सेल वैल्यू क्या होता? 360 में हम लोग सीधा सीधा क्या जोड़ देते? 25% जोड़ देते। 360 में 25% जोड़ो, कितना आता है? 4,50,000। 4,50,000 रुपये का 60%। तो यहाँ पे अगर 450 होता, उसका 60% निकालते, तो 270 आता, तो 270 आंसर होता। बट यहाँ पे 288 आंसर है। इसके बाद 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक्स सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 1,50,000 रुपए एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, कॉस्ट प्लस 25% है, तो 1,50,000 पे 25% आप ऐड करोगे। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय आर एट 1,76,000, तो इसको आर की जगह वाई कर लो। आर नहीं होगा, वाई होगा। तो एक्स ने वाई को गुड्स भेजे हैं, 1,76,000 का उसने 3/4 गुड्स बेच दिए। कमीशन 5% है। इनवाइस वैल्यू, कमीशन अप टू इनवाइस वैल्यू 5% है, उसके ऊपर 10% है। अमाउंट ऑफ कमीशन बताना है इसमें। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। गुड्स सेंड, कॉस्ट पे कितने थे? कॉस्ट कितनी थी इसकी? 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो 1,50,000 रुपए आ गया ऐसे। इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे 25%, मतलब 1/4। तो 1,50,000 का 1/4, 37,500। इसको इस पे जोड़ दो, तो ये हो गया 1,50,000 प्लस 37,500, 1,87,500। ठीक है, तो ये हो गई इनवाइस वैल्यू, इनवाइस प्राइस। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? आगे देखो, आगे लिखा हुआ है 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय आर, वाई है ना, तो 3/4 बेचा है इसका, तो सोल्ड कितना किया? 1,87,000 का 3/4। तो वैसे तो 1,50,000 का 3/4 है, ठीक है, लेकिन आप 1,87,500 का 3/4 निकालो। तो इसने बेचा कितना? 3/4 इसका बेचा, तो इसका आया हमारे पास 1,40,625। तो इसने ये इनवाइस प्राइस पे इतने का बेचा। जबकि, एक सेकंड रुको, इसने 1,76,000 का बेचा, जिसका इनवाइस प्राइस इतना है। इसने सेल किया, सेल प्राइस 1,76,000 पे किया। ठीक है, इसके बाद बोला हुआ है कमीशन 5% इनवाइस वैल्यू तक चाहिए, उसके बाद 10%। तो यहाँ पे तक तो 5% मिलेगा इसे, 1,40,625 तक 5%। तो ये आया 703125। इसके बाद 1,76,000 पे कितना मिलेगा? 10% ऑन एनी सरप्लस। तो सरप्लस निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरा? सरप्लस होगा। तो सरप्लस कैसे निकलेगा? 1,76,000
माइनस 1,40,625, तो 35,375, इसका 10%, इसका 10% आया 3537.5। टोटल कितना हो गया, आप बस टोटल निकाल लेंगे, 7031.3537.5 प्लस 7031.3537.5 प्लस 7031.25, 10,568.75। ये है अपना सॉल्यूशन नंबर, कौन सा सॉल्यूशन है ये, 14। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड्स इतने के भेजे थे, ये कॉस्ट था, कॉस्ट पे हमने प्रॉफिट जोड़ा 25%, फिर हमारे पास इनवाइस प्राइस आ गया। अब इतना का माल हमने उसको भेजा था, अब इस माल का 3/4 उसने बेचा, ठीक है। तो इस माल का 3/4 उसने बेचा, तो 3/4 निकाल लेंगे, 3/4 इतना आता है। तो हमें इतने पे, मतलब हमने उसे बोला था कि इतने पे बेच देना, तो हमने इतने पे बोला था उसको। अब उसने इतने पे ना बेच के 1,76,000 पे बेचा, तो उसने सरप्लस कितना कमाया, 35,375 का। इस सरप्लस का उसको 10% मिला, और जो इनवॉइस प्राइस तक उसने सेल किया उसका उसको 5% मिला। इन दोनों को जोड़ने के बाद कमीशन आया 10,568 रुपये। तो ये सी आंसर है इसका। इसके बाद गुड्स ऑफ द इनवाइस वैल्यू ऑफ 2,40,000 सेंट आउट टू कंसाइनमेंट एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लोडिंग अमाउंट, अब लोडिंग अमाउंट पूछा हुआ है यहाँ पे। अब मेरे को 2,40,000 रुपये दे रखा है, ये क्या है, इनवॉइस प्राइस है, दिस इज माई इनवॉइस प्राइस। अब आपको पता है कि इनवॉइस प्राइस के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस होता है ना। तो अभी ये जो है हमारा 2,40,000 रुपये, इसमें कितना प्रॉफिट था, 20%। तो ये जो 2,40,000 रुपये है, ये मैं यहाँ पे कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन 15। ये नोट कर लेना, ये नोट्स आपको, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ ये मिलेंगे नहीं। इसमें क्या है, इनवाइस प्राइस है आपका 2 लाख, कितना रुपए था इनवाइस प्राइस, 40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये कितना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो 2,40,000 रुपये। तो अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20% है, तो ये 2,40,000 रुपये 120% है, ठीक है। तो 120% है, तो मतलब कॉस्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2 लाख रुपए आएगी, 2 लाख रुपए आ गई कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था लोडिंग क्या होती है, लोडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड कॉस्ट। तो आईपी मेरा 2,40,000 रुपये है और कॉस्ट मेरी 2 लाख रुपए है, 40,000 रुपये का आपका लोडिंग आ जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेना, जब भी तो आपकी कॉस्ट 2 लाख रुपए आएगी, आंसर आएगा 40,000 रुपये। इसके बाद 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 16 क्वेश्चन कहता है एक्स ऑफ दिल्ली सेंट आउट, अच्छा टोटल क्वेश्चन हमारे पास 38 हैं, 38 कुछ हैं, 31 तक इसमें, बाकी नीचे क्वेश्चन है 38 तक कुछ है। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग आखिरी करेंगे, 16 क्वेश्चन। एक्स ऑफ दिल्ली सेंट आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो कॉस्ट अगर 100 है तो 25% ऐड करके भेजा हुआ है। इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड्स इज 1,20,000, तो अगेन 1,20,000 रुपये इनवाइस वैल्यू है, जिसके अंदर 125% है, क्योंकि 100 प्लस 25 जुड़ा हुआ है इसमें। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय द कंसाइनी एट 1,00,000 रुपी, कमीशन 2% अप टू इनवाइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवाइस, अमाउंट ऑफ कमीशन बताना है। इसके अंदर सॉल्यूशन नंबर 16 लिख के करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आईपी हमको दे रखा है 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है इसकी, कॉस्ट कैसे आएगी, 125 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 96,000 रुपये कॉस्ट है, 96,000 इसकी कॉस्ट है। अब ये क्या हुआ, ये तो हमने टोटल गुड्स की निकाल ली, अब इसने 4/5 गुड्स बेच दिए, मतलब 1,20,000 वाले 4/5 के बेच दिए। तो सेल कितने की हुई, सेल इनवाइस प्राइस पे कितने की हुई, तो 96,000 के गुड्स हमने भेजे थे, जिसका 4/5 इसने बेचा,
तो 96 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, 76,800 इनवाइस वैल्यू थी उसकी। नहीं, इनवाइस वैल्यू हमारी थी 1,20,000 के हिसाब से निकालेंगे हम ना। 96,000 थी। तो 96,000 रुपये का माल इनवाइस प्राइस पे इसने सेल किया, जो कि इसकी सेल वैल्यू इसने कितनी बताई है, 1 लाख रुपए पे बेच दिया। तो हमने जो 96,000 में बेचने को बोला था माल, इसने 1 लाख पे बेच दिया। तो सबसे पहले तो इसको कमीशन जो मिलेगी, वो कमीशन किसके ऊपर मिलेगी, इस वाले सेल के ऊपर मिलेगी, इनवाइस प्राइस के ऊपर। इस इनवाइस प्राइस के ऊपर 5% है ना, इस इनवाइस प्राइस के ऊपर 2% है, और बाकी सरप्लस के ऊपर 10% है। तो ये 2% हो गई, और ये 10%। 10% किसका, इसका, और इसका डिफरेंस जो आएगा उसका 10%। तो 96,000 का 2%, 1,920 रुपये यहाँ आया, और इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस आया उसका 10%। तो इसका इसका डिफरेंस आया 4,000, 4,000 का 10%, 400 रुपये। तो 1,920 प्लस 400 आपका आ गया 2320 टोटल कमीशन। ठीक है, 2320। तो इस सोलवे का आंसर 2320 है। ठीक है, तो आज हमने 16 तक क्वेश्चन निपटा दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, ये हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, 37, 38 क्वेश्चन है इसमें। अगली क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ये वाले बुकलेट वाले। फिर उसके बाद स्टडी मैट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे।